बच्चों, उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे होंगे। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का 60 मिनट का वीडियो है। 1 घंटे के अंदर ही आपको मैं सारे कॉन्सेप्ट बढ़िया से समझाने वाला हूं न्यूमेरिकल के साथ में। तो पूरा शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देखिएगा, जिससे हर कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह आपको समझ में आ जाए। और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करना मत भूलिएगा और अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहां पर आपको मिलेगा फिजिक्स का टॉप क्वालिटी कंटेंट सुपर इजी भाषा में। चलिए शुरू कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वन शॉट इन 60 मिनट्स 2025 वाला। और कई बच्चों को रहता है सर जो आप पढ़ा रहे हैं इसका पीडीएफ भी उनको मिल जाए, तो कुछ नहीं करना, वो भी मिल जाएगा। आप डाउनलोड कर लीजिए अरविंद एकेडमी ऐप। यहां पर मैंने कोर्स बना दिया है, देखिए क्लास 12 फिजिक्स फ्री पीडीएफ, ये यहां दिख रहा है। स्टोर सेक्शन में जाइए और इस कोर्स में जाइएगा। ये फ्री कोर्स है, इसका मैंने दाम लाख रुपए से ज्यादा, कई लाख का रख दिया है, जिससे कोई गलती से बच्चा परचेज ना कर ले। और इसके अंदर सब ओपन पीडीएफ हैं, आप पीडीएफ डाउनलोड करके अपने पढ़ाई में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अरविंद एकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिए, स्टोर सेक्शन में जाकर इस कोर्स में जाकर पीडीएफ को इसके डाउनलोड कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। और अपडेट्स के लिए अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आपको पूरी गाइडेंस मैं दूंगा, जिससे आप शानदार परफॉर्मेंस कर सकें। और ये द्रोणा 2.0 है। जिन बच्चों को काफी डाउट आता है पढ़ते वक्त फिजिक्स में कि भाई ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि नहीं सर, न्यूमेरिकल नहीं बन रहे, कौन से डेरिवेशन आते हैं, डेरिवेशन कैसे करें, समझ में नहीं आ रहे हैं, वो स्कूल के टीचर बढ़िया नहीं पढ़ा रहे हैं, तो ये सब दिक्कतें आपकी दूर हो जाएंगी द्रोणा 2.0 को ज्वाइन करते ही। मैं सुपर इजी भाषा में फिजिक्स के सही कॉन्सेप्ट डिटेल्ड मैनर में आपको समझाने वाला हूं। यही नहीं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज के हर सवाल का वीडियो सोल्यूशन मेरे एक्सप्लेनेशन, मेरे लैंग्वेज में आपको मिलने वाला है। वीडियो सॉल्यूशन जो कि औरों से बहुत अलग होगा, जीरो टू हीरो सीरीज होगी। एनसीईआरटी एग्जांपल्स का भी पूरा वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेगा, हर क्वेश्चन का बहुत डिटेल्ड तरीके से, जिससे सारे कॉन्सेप्ट आप समझ पाएं। इसके साथ साथ चैप्टर वाइज आपको वर्कशीट या असाइनमेंट मिलेगा, जिसमें करीबन 25 क्वेश्चन के आसपास होते हैं, और इसका सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा, जिससे आप पूरी तरीके से एग्जामिनेशन के लिए तैयार हो जाइए। तो अगर आप द्रोणा 2.0 ज्वाइन करना चाहते हैं और 97-98% फिजिक्स में लाना चाहते हैं, तो आप अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके स्टोर सेक्शन में जाइए, वहां पर द्रोणा बैच आपको दिखेगा, वहां इनरोल कर लीजिए और मेरे साथ पढ़ाई को शुरू कीजिए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, जिस वजह से ये वीडियो बन रहा है। तो देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझने के लिए बहुत जरूरी है कि हम मैग्नेटिक फ्लक्स को समझें, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स वो पहली कड़ी है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जिसके बिना नहीं हो सकता। तो आखिर मैग्नेटिक फ्लक्स है क्या, आइए देखते हैं। तो जो टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं किसी भी एरिया से एसोसिएटेड, नॉर्मली जो जा रही हो, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द एरिया नॉर्मली। तो जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस रहेंगी जो नॉर्मली जा रही हैं किसी एरिया से, वो हो जाएगा टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक। दूसरी बात, इसको डिनोट करते हैं phi b से या phi से। ये डिनोट करने का तरीका है मैग्नेटिक फ्लक्स को। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। इसके बावजूद ये क्वांटिटी प्लस माइनस और जीरो हो सकती है। जैसे कि वर्क डन आप निकाला करते थे, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी थी, लेकिन प्लस माइनस और जीरो हो सकती थी। साथ में इसकी एसआई यूनिट होती है वेबर, इसको भी पकड़ के रखें। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो B.A होता है। यहां पर A जो है वो एरिया वेक्टर है, ध्यान रखिएगा। और इसको एक्सपैंड करेंगे, स्केलर डॉट प्रोडक्ट है, तो BA cos थीटा आ जाएगा। तो यहां पर देखिए, एरिया वेक्टर का कोई डायरेक्शन है और मैग्नेटिक फील्ड का कोई डायरेक्शन है, तो इसके बीच का जो थीटा एंगल है वो आपको लेना है। तो BA cos थीटा, phi is equal to BA cos थीटा इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स। अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में बोलते हैं कि अगर किसी भी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट बन रही है, किसकी वजह से, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अभी मैं फिर से समझाता हूं, यही बात यहां पर लिखी है। कहने का क्या मतलब है कि हम बी से बना रहे हैं आई, चेंज इन फ्लक्स अगर आप कर देते हैं और इसके वजह से करंट, या पहले ईएमएफ लिखना चाहिए, ईएमएफ या करंट प्रोड्यूस होती है, तो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सिंपल भाषा में, इंड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी बाय मैग्नेटिज्म।
तो आई बना रहे हो बी से, यही फिनोमिना कहा जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब बी का मतलब क्या है? प्रिसाइसली चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो अगर हमने पीछे मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं सीखा होता तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे समझ पाते, अगर क्वांटिटी नहीं जान रहे हैं। तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स से अगर कहीं किसी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ और कॉइल अगर क्लोज्ड है तो इंड्यूस्ड करंट उसमें पैदा हो जाएगी। तो ऐसा हो रहा हो किसी इवेंट में, फिनोमिना में, तो उसे ही आप बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये बात यहां पर लिखी है जो मैंने आपको समझा दी है। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, फैराडे और हेनरी ने कॉन्सेप्ट दिया था 1831 में, 1831 में। अब क्या हुआ कि उन्होंने 3 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जिसकी बेसिस पर कंक्लूजन लिया और उसके बेसिस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लॉज बनाए। तो आखिर वो एक्सपेरिमेंट क्या थे ये देख लेते हैं। तो पहला जो एक्सपेरिमेंट आप देख रहे हैं उसमें क्या है कि कॉइल और मैग्नेट लिया है। कॉइल यहां पर रेस्ट पर है यानी रुकी हुई है और इस मैग्नेट को इसकी तरफ ले जा रहे हैं। ये पहला एक्सपेरिमेंट, इसमें देखेंगे क्या होता है। यही यहां पर लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा है कि स्टेशनरी कॉइल एंड मूविंग मैग्नेट। ठीक है। नंबर 2 में क्या हो जाता है कि हम कॉइल को मूव करते हैं और मैग्नेट को स्टेशनरी रखते हैं। भाई इसमें इसको रोके थे, इसको हिला रहे थे, इसमें इसको रोके, इसको हिला रहे हैं। तो यहां पर आप क्या लिख देंगे? स्टेशनरी मैग्नेट एंड मूविंग कॉइल, स्टेशनरी मैग्नेट और मूविंग कॉइल। और तीसरे में क्या होता है, 2 कॉइलें आजू बाजू रख दी जाती हैं। एक में अगर हम वैरिंग करंट देते हैं तो उससे इंड्यूस ईएमएफ दूसरी वाली में पैदा हो जाता है। यही एक्सपेरिमेंट नंबर 3 है, इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय वैरिंग करंट इन द नेबरिंग कॉइल। ये 3 एक्सपेरिमेंट हमें समझ लेने चाहिए। इसी के बेसिस पर जो लॉज बनाए गए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के वो हमारे काम आने वाले हैं। आइए चलिए एक एक करके एक्सपेरिमेंट को रिवाइज मार देते हैं। तो पहला एक्सपेरिमेंट क्या है, ये देखिए कॉइल है और ये मैग्नेट है। यहां पर इस कॉइल को स्टेशनरी रखे हो तो V बराबर 0 लिखे हो, मतलब ये रेस्ट पर है जैसा कि बातचीत आपसे हुई थी। और इसकी v इज नॉट इक्वल टू 0, इसकी वेलोसिटी है या स्पीड है कुछ, इसकी तरफ ला रहे हो। तो जब इसकी तरफ आप लाते हो तो यहां पर देखिए फ्लक्स जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से क्रॉस हो रही है वो बढ़ने लगेंगी। किसी भी चीज को पास लाओगे, जैसे बल्ब जल रहा है, इलेक्ट्रिक बल्ब, अगर अपने चेहरे के पास लाओगे तो ज्यादा चमक लगती है क्योंकि उसमें उसका फ्लक्स आपसे ज्यादा जा रहा होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहां पर आपने क्या देखा कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ आई, यहां पर जो इंड्यूस्ड करंट बन रही है जिसकी डायरेक्शन आपकी बदल जाती है अगर इसको आगे ला रहे हो या इसको पीछे ला रहे हो। अगर इसको आगे ला रहे हो तो कोई डायरेक्शन हो गई, यहां पर देखिए जैसे कि हो गई एंटी क्लॉकवाइज, और यहां इसको पीछे ले जा रहे हो तो आई बना लेकिन डायरेक्शन इसकी चेंज हो गई। ये देखिए मैंने लिखा भी है, डायरेक्शन चेंज हो गई। तो आपने क्या देखा कि एक मैग्नेट को अगर कॉइल, रुकी हुई कॉइल के पास लाते हैं तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट पैदा होता है, और अगर दूर ले जाते हैं, नॉर्थ पोल को दूर ले जा रहे हो तो वहां पर इंड्यूस्ड करंट पैदा होगी लेकिन उसकी डायरेक्शन बदल जाती है। यह पहला एक्सपेरिमेंट था। इंड्यूस आई बिकम 0 एज सून एज रिलेटिव मोशन स्टॉप्स। अगर आप इसमें इसको मूव करना बंद कर दोगे तो जैसे ही मूव करना बंद करते हो तुरंत ही इसके अंदर इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू 0 हो जाती है। यानी ये इंड्यूस्ड करंट तब तक ही फ्लो हो रही है जब तक इसमें मोशन है। अच्छा, दूसरी बात देखते हैं सेकंड एक्सपेरिमेंट में, जहां पर हम कॉइल को मूव करेंगे। तो ये कॉइल को मूव करने के लिए किसी रेल पर रख दिया, पहिया लगा दिया जिसे ढकेल सकें इसको, और ये इसको रेस्ट पर रखा है आपने। क्या है ये? मैग्नेट। अब इसको मान लीजिए इस केस के अंदर आप आगे ला रहे हैं, V लिखा है ना, आगे ला रहे हैं, और एक दूसरे केस में आप बात करेंगे जब इसको पीछे ले जा रहे हैं। ये देखिए इसको इधर ले जा रहे हैं और इसको इधर ला रहे हैं। बात समझ में आई? तो यहां पर मान लीजिए करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो रही है, तो जब इसको दूर ले जाओगे तो इसकी डायरेक्शन पलट जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो इसमें भी वही रिजल्ट दिखाई पड़े जो पहले एक्सपेरिमेंट में आपको दिखाई पड़ रहे थे। जो पहले वाले अभी जो किया है कि भाई पास ले जा रहे हैं तो कुछ और, दूर ले जा रहे हैं तो करंट का डायरेक्शन बदल रहा है, लेकिन दोनों में इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो रही है, और जैसे ही इसको रोक देते हो हिलाना, वैसे ही इसमें इंड्यूस्ड करंट 0 हो जाती है। और एक मजेदार बात ये लिखा है, देखिए, इफ रिलेटिव मोशन इज फास्ट इंड्यूस्ड ईएमएफ हाई। अगर ये रिलेटिव मोशन को तेजी से पास लाओगे,
बहुत तेजी से, तो आपको जो इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू है वो ज्यादा मिलती है। इसको तेजी से पीछे ले जाओगे तो इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू ज्यादा मिलेगी। हाँ, डायरेक्शन बदल जाएगा और जैसे ही मोशन स्टॉप करोगे आई यहां भी इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू शून्य हो जाएगी। अब तीसरे एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, जहां पर एक कॉइल है और यहां पर करंट फ्लो करेंगे, ऑन करेंगे और ऑफ करेंगे। तो जब भी हम किसी सर्किट को ऑन करते हैं या सर्किट को क्लोज करते हैं, ऑन करना कह लीजिए स्विच को, तो उस समय मान लीजिए 5 एम्पियर की करंट जानी है, तो 5 एम्पियर जाती है 0 to 5 तक। मतलब 0 से झट से 5 नहीं होती, 0 से 0.1, 0.2, 0.3 ऐसे करके 1, 2, 3, 4, 5 पहुंचती है। हाँ, इसमें लगने वाला समय जरूर बहुत कम होता है, लेकिन ये बढ़ती ऐसे है। तो जब इसमें करंट बढ़ रही होगी स्विच ऑन करने पे, तो उस समय इसके अंदर करंट, बदलती हुई करंट आ गई, वेरिंग करंट होने की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो गया, बढ़ता हुआ मैग्नेटिक फील्ड हो गया, वेरिंग भी। और आप जानते हैं जो फ्लक्स की वैल्यू होती है वो B.A होती है, यानी अगर B में हमारा चेंज हो रहा है तो फ्लक्स में भी चेंज हो जाएगा। तो फ्लक्स में चेंज हुआ और इसकी वजह से मोमेंटरली यहां पर आपको डिफ्लेक्शन या करंट दिखाई पड़ी। अच्छा, थोड़ी ही देर में जब ये स्टेडी करंट हो जाती है 5 एम्पियर की, तो इसमें कोई इंड्यूस्ड करंट नहीं दिखाई पड़ती। और जब इसको ओपन करोगे सर्किट, यानी सर्किट को ऑफ करोगे, उस समय भी करंट की वैल्यू, ये क्लोज सर्किट की कहानी है, ऑन कर रहे हो और अगर तुम ऑफ करोगे तो ये करंट यहां घटेगी। ये क्या किया, ओपन कर रहे हो सर्किट, तो इस समय भी करंट कम होगी, तो आपका करंट आएगी, यहां पैदा होगी, लेकिन उसका डायरेक्शन उल्टा हो जाता है जब स्विच ऑफ करते हो या स्विच ऑन करते हो। तो यहां पर आप ये देख पाए कि क्लोज्ड मोमेंटली डिफ्लेक्शन इज गैल्वेनोमीटर। मोमेंटली डिफ्लेक्शन इज गैल्वेनोमीटर का मतलब है करंट पैदा हुई। गैल्वेनोमीटर का काम क्या है, डिटेक्शन दी करंट एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट। करंट है कि नहीं हो, किस तरफ है, ये बता देता है वो। और इसी तरीके से क्यू ओपन कर दिए हैं, ओपन का मतलब स्विच ऑफ कर दिए हो, इसका मतलब ऑन कर दिए हो, तो यहां पर मोमेंटली डिफ्लेक्शन अगेन होगा, लेकिन अपोजिट साइड में डिफ्लेक्शन होता है। तो ये तीनों एक्सपेरिमेंट को बड़े ध्यान से फैराडे और हेनरी ने देखा और 1831 में 1831 में उन्होंने कुछ बातें कंक्लूड की इन एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर। दो प्रमुख चीजें उन्होंने कंक्लूड की। पहली चीज क्या कंक्लूड की कि अगर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा है तो उसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो जाता है, और कोई सर्किट अगर क्लोज है तो ईएमएफ अगर पैदा हो गया इंड्यूस्ड ईएमएफ और सर्किट क्लोज है तो करंट फ्लो होने लगेगी। तो इन्होंने ये पकड़ा कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लीड्स टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। और दूसरी बात इन्होंने क्या पकड़ी कि अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ज्यादा होता है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू भी ज्यादा होती है। आप समझ गए ये बात पकड़ के कि भाई चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ई ज्यादा, रेट ऑफ मतलब ई पैदा होगा, और रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा तो ई ज्यादा। तो ये दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण आई, ये पहली और ये दूसरी, यही ये लैंग्वेज के फॉर्म में यहां पर लिखी गई है। अब इसकी बेसिस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लॉज बना दिए गए। दो मेजर लॉज हैं और जो पहला लॉ है फैराडे, उसके अंदर भी दो लॉज हैं। तो यहां पहला लॉ हम देखते हैं फैराडे लॉ। ये फैराडे लॉ क्या बताता है, वो ये बताता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो रहा है वो उसका मैग्नीट्यूड कितना है, कि भाई ईएमएफ पैदा तो हो रहा है लेकिन ईएमएफ कितना हो रहा है उसके अंदर इंड्यूस्ड में, ये बताएगा। दूसरा बताता है लेंज लॉ। लेंज लॉ ये बताता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन किधर होने वाली है, क्योंकि करंट मान लो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, ये कैसे हम पकड़ेंगे, तो इसकी जानकारी आपको देगा लेंज लॉ। आइए देखते हैं हम लोग पहले वाले को। ये दोनों लॉ मिलकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को पूरा गवर्न करते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लॉज हैं। अब इसमें से पहले लॉ की बात करते हैं जो फैराडे लॉ है। देखिए फैराडे लॉ में भी दो लॉ हैं, तो इसको मैंने यहां से आपको बताने के लिए फैराडे लॉज हैं, पहला लॉ और दूसरा लॉ। पहला लॉ देखिए क्या बताता है, ये बताता है कि इंड्यूस्ड ई कब बनता है, भाई इंड्यूस्ड ईएमएफ कब पैदा होता है, ये पहला लॉ बताता है। दूसरा लॉ बताता है कि इंड्यूस्ड ई कितना बनता है,
कितना सरल सी बात है भाई, कब बनता है और कितना बनता है ये फैराडे साहब बताने वाले हैं। तो पहले लॉ में इस लॉ को हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो ये पहला लॉ क्या बताता है कि अगर किसी कॉइल में चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो जाएगा। ये जो ई बात हो रही है इतना तो ध्यान ही रख पा रहे होगे कि ये इंड्यूस्ड ईएमएफ की बातचीत चल रही है, और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ तब तक ही पैदा होता है जब तक चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा है। अगर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स रुक जाएगा तो ईएमएफ तुरंत बंद हो जाएगा, पैदा होना बंद हो जाएगा। और इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो रहा है और सर्किट अगर क्लोज है तो आई इंड्यूस पैदा हो जाता है। तो ये बात आप समझ गए, जहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज होगा वो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा करेगा, और जैसे ही चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स खत्म हो जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ बनना बंद हो जाएगा। और अगर सर्किट क्लोज है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर है तो इससे इंड्यूस्ड करंट पैदा होने वाली है। बहुत ही प्यारी बात। अच्छा, सेकंड लॉ का जिक्र करते हैं। ये देखिए डायग्राम आपके साथ में था। अब हम यहां पे बात करने वाले हैं सेकंड लॉ कि आखिर इंड्यूस्ड ईएमएफ बनता कितना है। तो इन्होंने बताया कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो बनता है उसका जो मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है यहां पर ई का, वो dy/dt होता है, रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो रेट जो है मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होने का वही हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ ई होता है। अब विथ डायरेक्शन अगर हम बात करें तो अगर मान लीजिए किसी लूप में यहां पर एक टर्न है तो ये फॉर्मूला, और अगर उसकी मान लीजिए वहां पर n टर्न्स हैं, n टर्न्स, तो n टर्न्स होने पर टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ ये निकल आता है, E = -n dy/dt। अब सोचोगे ये माइनस साइन क्या है, तो अभी हम जानकारी दे रहे हैं। तो आप n से मल्टीप्लाई कर दिए हैं उसको, तो ये ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ इस कॉइल में जिसमें n टर्न्स थे इतना पैदा हो रहा है। अब ये माइनस साइन क्या बताता है? माइनस साइन बताता है कि डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी E है ना इंड्यूस्ड ईएमएफ, उससे बनेगा इंड्यूस्ड करंट। तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन या इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन हमेशा उस तरह होती है जिससे वो मैग्नेटिक फ्लक्स में होने वाले चेंज का विरोध कर सके। यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज करता है। अगर ये मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट इस तरह पैदा होगी कि वो बढ़ने से इसको रोक सके। अगर फ्लक्स घट रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट इस डायरेक्शन में पैदा होगी जिससे होने वाली घटोत्तरी को वो रोक सके। आप समझ रहे हैं? अपोजिशन करना है। अगर तुम ऊंचे जा रहे बढ़ रहे हो तो नहीं बढ़ो, अगर तुम घट रहे हो तो नहीं घटो। तो ये चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज करता है इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट। यही चीज माइनस साइन से इंडिकेट या रिप्रेजेंट की जाती है, और यही हमारा क्या है? लेंज लॉ। तो लेंज लॉ यही है। फिर से मैंने एक स्लाइड में लेंज लॉ डाल दिया है जिससे आप तक बात और अच्छी पहुंचाई जा सके। यहां वही चीज दो भागों में कही गई है। पहला भाग यहां से यहां तक जो लिखा हुआ है वो ये बताता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट सदैव उस कारण का विरोध करता है जिससे वो खुद उत्पन्न हो रहा है। इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट उस कॉज का अपोज करता है जिससे वो खुद प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि वो पैदा ही हो रहा है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स से, और कह रहा तुम चेंज ना हो, तो उसी कारण का तो विरोध करना हो गया जिससे वो खुद पैदा हो रहा है। और सिंपल भाषा की जाए जो पीछे लिखी थी तो इट अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। इसका ये मतलब है, दोनों लैंग्वेज समझ गए ना? पहला उस कारण का विरोध जिससे मैं पैदा हो रहा हूं, और दूसरी बात कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का विरोध कर रहा हूं। बढ़िया, ये लेंज लॉ है। लेंज लॉ को थोड़ा सा और बेहतर ढंग से एक्सप्लेनेशन पकड़ने की हम कोशिश करते हैं। तो देखिए यहां पर क्या है, इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल को यहां पर रुके हुए कॉइल के पास आप ला रहे हैं, और देख इधर से रहे हैं, आई इधर है, ऑब्जर्वेशन इधर से हो रहा है, इसको पास ला रहे हैं। जब आप पास लाएंगे तो इससे जाने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ता जाएगा। भाई जैसे आप समझ लीजिए एक बल्ब लेके बैठे हैं, अगर दूर हैं तो इस पे रोशनी कम पड़ रही है, जैसे जैसे बल्ब को पास लाओगे रोशनी इसमें बढ़ती जाएगी, यानी इससे जाने वाला फ्लक्स बढ़ता जाएगा। अगर बढ़ता जाएगा तो इसमें ये क्या चाहता है कॉइल, इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट, कि हम इस डायरेक्शन में पैदा हों कि इसको पास आने से या बढ़ते हुए फ्लक्स को रोक सकें। तो बढ़ते हुए फ्लक्स को कैसे रोकेगा? इसको पास आने से रोके। तो कैसे रोक सकता है भाई? इसके बाद हाथ पैर तो है नहीं कि
थप्पड़ मार दे, घूसा मार दे, लात मार दे, ऐसा नहीं कर सकता है। तो वो क्या करेगा, यहां पर ऐसी डायरेक्शन में करंट को फ्लो कराएगा जिससे नॉर्थ डायरेक्शन यहां पैदा हो जाए। ये नॉर्थ डायरेक्शन और ये नॉर्थ पोल एक दूसरे को नापसंद करते हैं, तो जब ये आगे आना चाहेगा तो आना नहीं चाहेगा, क्योंकि नॉर्थ पोल को रिपेल करता है। इस तरीके से ये इसको आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास करेगा। तो अब यही बात मैंने यहां लिखी है कि देखिए, जो नॉर्थ पोल होता है उसकी डायरेक्शन किधर होती है करंट की, आप देख पा रहे होंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। तो इसमें करंट कैसी पैदा हो गई, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और यही काम अगर इसको आप दूर ले जा रहे हैं तो ये फिर कहेगा दूर मत जाओ, क्योंकि बल्ब को अगर दूर लाओगे तो रोशनी जो पड़ रही वो कम होने लगेगी। तो कहेगा नहीं, रोशनी कम नहीं होना, क्योंकि हमें तो विरोध करना है, दूर मत जाओ। तो दूर मत जाओ तो इसके लिए क्या है कि तुम दूर जा रहे हो तो तुम्हें लॉलीपॉप दिखाती हूं मैं। मेरे कहने का मतलब है कि तुम्हें दूर जाने से रोकने की कोशिश मैं करूंगी। तो तुम्हें साउथ पसंद है तो देखो मेरे चेहरे पे साउथ लिखा हुआ है, तो ये इसको अट्रैक्ट करता है, तो दूर जाने की कोशिश को रोक देगा ये, या कुछ कमी ला देगा, यानी विरोध करेगा कि तुम दूर मत जाओ। तो ये साउथ बना देगा। साउथ बनाने का मतलब क्या है, क्लॉकवाइज करंट। आप देख रहे हैं इस तरह की करंट हो जाएगी, दिखी रही है साउथ में, तो ये ऐसी डायरेक्शन में करंट पैदा करेगा जिससे आपको साउथ फॉर्मेशन हो जाए और ये इसको अट्रैक्ट करे। कुल मिला के हो क्या रहा है, जो फ्लक्स में चेंज हो रहा है उसका इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही हैं कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को रोक सकें या विरोध कर सकें। ठीक, दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात पूछी जाती है कि लेंज लॉ जो होता है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है, कोई वायोलेशन तो नहीं है? नहीं, लेंज लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। उससे कैसे समझेंगे, देखिए यहां पर नॉर्थ आया, यहां पर नॉर्थ, तो आप इसको ढकेलेंगे, जोर लगाएंगे ना नॉर्थ को पास लाने के लिए। तो जो आप मैकेनिकल एनर्जी यहां खर्चा करेंगे ढकेलने में, वही एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिक एनर्जी में, क्योंकि करंट फ्लो होने लगी, उस इलेक्ट्रिक एनर्जी में आपकी मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई। तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फुलफिल करता है लेंज लॉ। बात पकड़ में आई ना आपको? आप जो मेहनत कर रहे हैं, जो हार्डवर्क कर रहे हैं, जो वर्क कर रहे हैं, वही कन्वर्ट हो गया है करंट में। तो जितना आपने एनर्जी लगाई थी वर्क डन में, उतनी ही यहां पहुंच गई। बात मजेदार हो गई, यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लेंज लॉ फॉलो करता है। ये बात भी आप पकड़ पाए। अच्छा, इसका पीडीएफ जो बच्चा लेना चाहता है, मैं याद दिलाता हूं बीच में, उसको कैसे डाउनलोड करना है ये वीडियो के शुरू में मैंने बताया है। तो आप 1 मिनट का शुरुआत देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसका पीडीएफ कैसे डाउनलोड। मैं हट के आपको मौका नहीं दे रहा हूं नोट करने का, क्योंकि वो कहानी वहां पर कही गई है। चलिए एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। एक छोटा सा ये न्यूमेरिकल हो जाता है आपके सामने। लिखा है दी मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए कॉइल परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज वेरिंग अकॉर्डिंग टू द रिलेशन फाई इज इक्वल टू दिस वन। ये फाई अलग अलग समय पर अलग अलग वैल्यू लेता है, यानी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा है। अब कैलकुलेट द इंड्यूस्ड करंट थ्रू द कॉइल एट t बराबर 2 सेकेंड। t बराबर 2 सेकेंड में कितनी इंड्यूस्ड करंट पैदा होगी, जबकि उसका रेजिस्टेंस कॉइल का हमको दे रखा है I इज इक्वल टू E अपॉन R होता है, या I इज इक्वल टू V अपॉन R होता है। R पता है, अगर V पता चल जाए t बराबर 2 सेकेंड पर, तो करंट आ जाएगी इंड्यूस्ड करंट एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर। और हमें V या E कैसे पता होता है, फैराडे लॉ के अनुसार E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। तो यहां पर चुपचाप हम लोग डी फाई बाई डी टी का फॉर्मूला लगा देंगे। इसको आप डिफरेंशिएट कर देंगे, जो वैल्यू लिखी है, अब ये फाई की वैल्यू लिखी, इसको डिफरेंशिएट कर दो तो ये वैल्यू बनेगी कितनी, 5t स्क्वायर 8t प्लस 2। डिफरेंशिएट करना उम्मीद है आपको आता ही होगा। अब t बराबर 2 सेकेंड पर ईएमएफ कितना है, तो ये देखिए यहां पर E एट t बराबर 2 सेकेंड, तो यहां t की जगह 2 रख दो, तो 15 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 2 प्लस 2, टोटल 78 वोल्ट आ गया ईएमएफ t बराबर 2 सेकेंड पर। अब यहां पर रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल दे रखा था 5 ओम, तो करंट की वैल्यू हो गई E अपॉन R, क्योंकि E का डायरेक्शन यहां इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल हमें मैग्नीट्यूड ही समझना है करंट निकालते वक्त। तो E की वैल्यू हो गई 78 वोल्ट, R दे रखा है 5 ओम, डिवाइड मारा 15.6 एम्पियर, यहां पर करंट आ गई।
कब किए? t बराबर 2 सेकंड पर। बढ़िया सवाल हो गया, अच्छा सवाल है, ऐसा आता है तो इसको भी आप चाहें तो मैं पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए, सवाल बड़ा काम आया। अगली बात देखते हैं हम लोग। तो अगली बात में मोशनल ईएमएफ, ये टॉपिक आपके कोर्स में लिखा नहीं रहता लेकिन पूछा जाता है, तो इसको छोड़िएगा नहीं। कई टीचरों को नहीं पता रहता तो वो कहते हैं छोड़ दो, कोर्स में नहीं है। भैया दीदी बहुत लोग पढ़ाते हैं ना, तो उनको एक्सपीरियंस थोड़ा ठीक से नहीं रहता तो गड़बड़ा देते हैं। तो आप समझे रहिएगा, इसको आपको पढ़ना है। तो ये मोशनल ईएमएफ क्या होता है? मोशनल ईएमएफ होता है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में जब मोशन, किसी कंडक्टर का जब मोशन होता है उसकी वजह से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होता है उसकी वैल्यू बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। क्योंकि मोशन की वजह से ईएमएफ पैदा हो रहा है, इसलिए मोशनल ईएमएफ। यहां देखिए, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन टू द पेपर है इन इनवर्ट डायरेक्शन, क्रॉस का निशान अंदर की तरफ परपेंडिकुलर। इस वाले कंडक्टर की बात करें PQ की, तो इसको आप v वेलोसिटी से ऐसे खींच रहे हैं इन मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके अंदर इन दो पॉइंट्स पर P एंड Q के बीच में EMF पैदा हो जाता है। और इस EMF की, इसकी लेंथ अगर L है तो इसमें इंड्यूस्ड EMF होता है BLV। इसको आप याद कर लीजिए। मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर के मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो BLV, V यहां पर एक कांस्टेंट स्पीड है, तो कितनी वैल्यू होगी? BLV के बराबर, दैट इज द मोशनल EMF। अगली बात कि भाई फ्लेमिंग, अब ये जो मोशनल EMF पैदा हुआ, इसकी या इंड्यूस्ड करंट पैदा हो रही है, इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए एक और सरल तरीका है जिसे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल बोला जाता है। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अलग था, ये राइट हैंड रूल है। फ्लेमिंग राइट हैंड, तो राइट हैंड लीजिए, तीनों उंगलियों को इस तरीके से कर दीजिए जैसे करते आए हैं। और यहां पर देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा है, ये मोशन ऑफ द कंडक्टर है, और ये जो इंडेक्स फिंगर है, ये जो मिडिल फिंगर है, ये आपको इंड्यूस्ड करंट दिखा रही है, जैसा फोटो बना हुआ है। ऐसे करिए मेरे साथ तो आप समझ पाएंगे। यहां पर देखिए, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। मोशन ऑफ द कंडक्टर ऊपर है, तो करंट की डायरेक्शन बताइए। तो हमने ऐसे सेट किया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया और मोशन ऊपर है, अंगूठा ऊपर है, तो ये उंगली हमें शो कर देगी करंट की डायरेक्शन। तो करंट की डायरेक्शन किधर हो गई? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। इस तरह से फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल लगा सकते हैं। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन निकालने के काम आता है, ये पकड़े रहिएगा नहीं तो गड़बड़ा देंगे। और फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या करता है कि अगर किसी में करंट कैरिंग कंडक्टर है या उस पर लगने वाला फोर्स बताता है, या मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड है तो उस पर लगने वाला फोर्स बताता है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। ये राइट हैंड रूल इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बताएगा। अब देखिए, मोशनल EMF रोटेटिंग रॉड, ये भी बड़ा क्वेश्चन आपके यहां पूछा जाने लगा है। अगर हम एक रॉड को ले लें और इसको यहां पर एक किनारे पर पाइवट कर दें, पाइवट मतलब कीला ठोक दिया, ऐसा कीला कि घूम सके, ये है ना, जैसे पंखा घूमता है। अब इस रॉड को अगर ऐसे घुमाएं और मैग्नेटिक फील्ड देखिए परपेंडिकुलर टू द प्लेन है इन इनवर्ट डायरेक्शन, तो इस O और A पॉइंट के बीच में दोनों एंड पर एक EMF डेवलप हो जाता है। इसकी एंगुलर स्पीड कितनी है? ओमेगा। और इस रॉड की लेंथ कितनी है? L। एक सिरा इसके सेंटर पर है, एक सिरा किनारे पर है, तो इसके बीच में इंड्यूस्ड EMF पैदा हो जाएगा और उसकी वैल्यू आपको याद रखनी है, हाफ BL² इंटू ओमेगा। इस पे डायरेक्ट सवाल भी आने लगे हैं, फॉर्मूला लगाओ, आंसर घर ले जाओ। तो हाफ BL², B है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, L है लेंथ ऑफ द कंडक्टर जहां पे एक सिरा सेंटर पर है, एक सिरा एंड पर है, और ओमेगा इसकी एंगुलर स्पीड। इस तरीके से O और A के बीच का EMF आप निकाल सकते हो। तो जैसा कि टाइटल या हेडिंग पढ़ी है, रोटेटिंग रॉड में मोशनल EMF निकालना। करंट, फोर्स एंड पावर इंड्यूस्ड EMF जो रहता वो कितना है? तो यहां पर जब बात की थी इंड्यूस्ड करंट फ्लो होने लगती है तो उस करंट की वैल्यू क्या होगी मोशनल EMF के दौरान? तो I होती E/R, तो E का वैल्यू हो गया BLV और अपॉन R, E इक्वल टू BLV निकाला था। ये हो गई इंड्यूस्ड करंट इन दिस कॉइल, जो मोशनल EMF की हम बात कर रहे थे। दूसरी बात यहां पर इस कंडक्टर को जब आप आगे बढ़ाते हो तो एक फोर्स यहां अपोजिट, क्योंकि ये करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया, ऐसे करंट जा रही है, करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, तो इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स। और ये फोर्स कौन बताता है? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, ये करंट की डायरेक्शन हो गई, और ये फोर्स का, तो ये फोर्स लगने लगता है। इसको
कम करने के लिए F आप इधर लगाते हो जिससे कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी बनाए रख सको। इस फोर्स की वैल्यू कितनी होती है? बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर। ये और याद कर लीजिए कि पूछे कि इस मूविंग रॉड पर कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर से आपका काम बन जाएगा। पावर डिसिपेटेड बाय एक्सटर्नल फोर्स, ये जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है या लगा रहे हो आप, इससे कितनी पावर डिसिपेट होगी? तो P इज इक्वल टू एफ इंटू वी होती है, तो ये इसी को एफ इंटू वी कर दो, एफ कर दो और वी से मल्टीप्लाई कर दो, तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर। ये फॉर्मूला भी हमको पता होना चाहिए। अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि रिलेशन बिटवीन इंड्यूस्ड चार्ज एंड मैग्नेटिक फ्लक्स। ये क्या चीज है? इंड्यूस्ड चार्ज। पहले हम पढ़ रहे थे इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट। यहां पर ये बात क्या हो गई? इंड्यूस्ड चार्ज। यहां पर इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इंड्यूस्ड चार्ज जो होता है उसकी वैल्यू डेल्टा फाई अपॉन आर के बराबर होती है। यहां पर ये मेंशन किया गया इंपॉर्टेंट बात कि जो ईएमएफ होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पे डिपेंड करता है, लेकिन इंड्यूस्ड चार्ज रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पर डिपेंड नहीं करती, टोटल चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पे डिपेंड करती है। ये बात यहां मेंशन है जो मैंने आपको बताई, और इट डिपेंड्स ऑन द टोटल चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। बात को और आप तक पहुंचाने के लिए ई प्रोपोर्शनल था डिफाई बाई डी टी इंड्यूस्ड ईएमएफ, लेकिन जो टोटल चार्ज है इंड्यूस्ड चार्ज वो डिफाई बाई डी टी के प्रोपोर्शनल नहीं होता, डेल्टा क्यू प्रोपोर्शनल है डेल्टा फाई के, टोटल चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर घुमा फिरा के पूछते हैं और जो बच्चे ध्यान से नहीं पढ़ते वो चूक जाते हैं। आप नहीं चूकेंगे, आप अरविंद सर से पढ़ रहे हैं। खैर, तो डेल्टा क्यू यानी इंड्यूस्ड चार्ज आपको टोटल चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पे डिपेंड नहीं करता, और इंड्यूस्ड ईएमएफ करता है। पकड़े रहिएगा, बहुत शानदार। अब सेल्फ इंडक्शन की बात करते हैं। तो देखिए, जो कहानी हमने समझी अभी तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कि कहीं पर अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है तो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो जाता है, इंड्यूस्ड करंट बन जाती है जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का विरोध करती है। यहां पर यह कांड क्या होता है? कॉइल खुद ही करने लगता है। एक कॉइल के अंदर स्वयं ही खुद ही करंट में चेंज आता है और उसके अंदर एक बैक ईएमएफ या इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो जाता है, इसलिए इसका नाम दे दिया गया है सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ मतलब स्वयं, खुद ही इंड्यूस हुआ जा रहा है, बैठे बैठे मुस्कुरा रहा है, कुछ तो हो रहा है। तो यहां पर बात को देखिए, यही बात लिखी है, द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए कॉइल व्हेन चेंजिंग करंट पासेस थ्रू इट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। अब देखिए, फोटो देखिए, यहां पर एक बैटरी लगाई है, इस सर्किट, ये कॉइल लगा है, इस सर्किट को आप क्लोज करते हैं यानी स्विच को ऑन करते हैं। जब ऑन करेंगे तो यहां से करंट फ्लो होनी शुरू होगी, और मैंने आपको बताया कि मान लीजिए 5 एम्पियर तक करंट जानी है तो 5 एम्पियर जाने में एक डेफिनिट टाइम लेती है, मतलब खट से 5 एम्पियर नहीं चालू हो जाएगी। 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, हाँ, इस दौरान इसमें लगने वाला समय काफी कम रहेगा, लेकिन बढ़ेगी आप 0 से 5 तक। तो जब ये 0 से 5 तक बढ़ रही होती है तो करंट क्योंकि बढ़ रही है तो करंट बनाता है मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके अंदर जो लिंक मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो फ्लक्स बढ़ रहा है, क्योंकि फाई तो बी डॉट ए होता है। अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो चेंज इन फ्लक्स हो रहा है, अगर चेंज इन फ्लक्स हो रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ यहां पैदा हो जाएगा। तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होने से इंड्यूस्ड करंट पैदा हो जाती है जो इस एक्चुअल बैटरी करंट के अपोजिट डायरेक्शन में होती है, क्योंकि इंड्यूस्ड करंट का तो बिहेवियर ही है कि चेंज इन फ्लक्स का विरोध करना है। तो ये कहानी खुद ही अपने में ही हो रही है स्वयं, इसलिए सेल्फ इंडक्शन। यही काम क्लोजिंग की जगह जब आप सर्किट को ओपन करते हैं, ऑफ करते हैं, तो ये बैटरी करंट का जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड घटने लगता है, करंट 5 से इस दशा में क्या होगा, 5 एम्पियर से 0 एम्पियर करंट घटेगी। करंट घटेगी तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, मैग्नेटिक फील्ड घटेगा तो फ्लक्स घटेगा। तो इसकी कोशिश क्या रहेगी कि मैग्नेटिक फ्लक्स ना घटे, तो ये करंट उसी डायरेक्शन में जाने लगती, सपोर्ट करने लगती, जिससे घटोत्तरी ना हो। तो इन दोनों का डायरेक्शन यहां सेम हो जाता है। ये सेल्फ इंडक्शन का फिनोमिना है। एक कॉइल के अंदर खुद टाइम वेरिंग करंट से खुद ही स्वयं में ही बैक ईएमएफ, इसको बैक ईएमएफ या बैक करंट भी बोलते हैं,
बैक करंट या बैक ईएमएफ या इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये दोनों बातें एक ही हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ या बैक ईएमएफ पैदा हो जाता है जिसकी वजह से करंट पैदा होती है, जिसका जो हमेशा मैग्नेटिक फ्लक्स का विरोध करती है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का। बढ़िया। अब यहां पे जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है कॉइल का एल, वो क्या होता है और कैसे उसको डिफाइन करते हैं? तो उसको डिफाइन करने के दो तरीके हैं। ये क्या है? टू मेथड्स ऑफ डेफिनेशन ऑफ एल। एल क्या है? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। अभी लिख के दिखाएंगे। एक तरीका होता है कि मान लीजिए किसी कॉइल के अंदर जितना करंट आप फ्लो करेंगे उतना ही मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा होगा। तो फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई, तो फाई इज इक्वल टू एल आई, यानी एल की वैल्यू हो गई फाई अपॉन आई। दूसरा क्या होता है? ये ई इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। आपने अभी देखा था कि अगर इसको आप E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी कर दो, ये फाई यहां से लेकर, तो यही वैल्यू मिल जाएगी। L तो कांस्टेंट होता है, तो L बराबर E अपॉन डी आई बाई डी टी हो गया। यहां पर ये जो L लिखा हुआ है इसी को बोलते हो आप कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस या केवल इंडक्टेंस, और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है L। तो अगर कहीं इंडक्टेंस भी लिखा हुआ है तो उसका मतलब है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, जिसे L से शो किया जा रहा है। और ये जो L होता है वो उसकी SI यूनिट हेनरी में होती है। तो ये पकड़ के रखिए, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या इंडक्टेंस, जिसकी यूनिट आपकी हेनरी होने वाली है। अब इसी बेसिस पर L को डिफाइन कर लेंगे। दो तरीके से डेफिनेशन दी जा रही है। तो देखिए टू टाइप्स ऑफ डेफिनेशन है। पहली डेफिनेशन जो L इज इक्वल टू फाई आई के बेसिस पे है। अगर यहां पे करंट की वैल्यू 1 कर दें तो L बराबर फाई हो जाएगा। यही बात लिखी है, देखिए I बराबर 1 तो फाई बराबर L। इसका क्या मतलब है कि कॉइल में अगर यूनिट करंट आप फ्लो कर रहे हैं तो उसमें जितना फ्लक्स एसोसिएटेड होगा वही न्यूमेरिकली L के बराबर होगा या इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल के बराबर होगा। यही बात लिखी है, आप शांति से पढ़ सकते हैं। दूसरी तरह की डेफिनेशन दूसरे बेसिस पर, वो क्या है? E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, या इसको और इसको देखिए, यहां अगर डी आई बाई डी टी को हम 1 कर दें तो E बराबर माइनस L हो जाएगा। देखिए यहां पर इससे क्या बोला गया कि अगर किसी कॉइल के अंदर चेंज ऑफ करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को यूनिटी कर दिया जाए तो जितना इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू L के बराबर होगी। बस इतनी सी बात है। तो ये डेफिनेशन हो गई L की, इसकी यूनिट हेनरी होती है, ये पहले आपको बता चुके हैं। अब सेल्फ इंडक्शन हम एक सोलेनॉइड के लिए आपके कोर्स में है तो ये भी रिवाइज कर लेते हैं। एक सोलेनॉइड आपके पास है, इसकी लेंथ L है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N है, और N को बोलते हो लीनियर टर्न डेंसिटी, यानी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को L से आप डिवाइड मार दीजिए, N बाई L, और क्रॉस सेक्शन एरिया यहां पर A है। तो इसका जो इंडक्टेंस होता है बेटा वो म्यू नॉट N स्क्वायर LA के बराबर होगा, इस कॉइल का इंडक्टेंस। अब इसको ये हो गया लीनियर टर्न डेंसिटी। अगर कैपिटल N में रखना है तो N की जगह कैपिटल N अपॉन L पुट कर दोगे तो ये वैल्यू बन जाएगी म्यू नॉट N स्क्वायर A बाई L। तो ये कैपिटल N में हो गया। तीसरी बात देखिए हम लोग, अगर इसके अंदर कोई मटेरियल डाल देते हो, जैसे सॉफ्ट आयरन कोर डाल दिया, तो ये म्यू नॉट के साथ साथ एक म्यू और आपको लगाना पड़ जाएगा यहाँ। अगर इस सोलेनॉइड के अंदर कोई मटेरियल भी डाल दिए हो आप तो L की वैल्यू क्या होगी? विथ मटेरियल मीडियम म्यू नॉट म्यू आर N स्क्वायर A बाई L। इसको पकड़े रहिए आप। अब यहां पर ये भी पूछते हैं कि L किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। इस फॉर्मूले को देखिए तो N स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, A पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है, और मटेरियल मीडियम क्या है म्यू, उस पे भी डिपेंड कर रहा है। तो L डिपेंड करता है इन चीजों पे जो आपको मालूम होना चाहिए, आपसे पूछा जाता है। बढ़िया, ये सेल्फ इंडक्टेंस की बात पूरी हम लोगों ने पढ़ ली। अब आता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो देखिए सेल्फ इंडक्शन में स्वयं ही सब कुछ कर रहा था, लेकिन अब म्यूचुअल करते हैं तो म्यूचुअल कहानी दो लोगों के बीच होती है। तो यहां पर दो कॉइल की जरूरत पड़ गई। अगर एक कॉइल में हम करंट को बदलेंगे तो उससे दूसरी कॉइल में जो लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स है उसमें बदलाव होगा, उसकी वजह से इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो जाएगा। और यही सेल्फ इंडक्शन, यही म्यूचुअल इंडक्टेंस का फिनोमिना है। तो म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब जहां दो कॉइल हो, म्यूचुअल दो लोगों के बीच होता है, सिंगल नहीं होता है। इसको नाम दिया है प्राइमरी कॉइल, इसको नाम दिया है सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल मतलब जिसमें करंट में चेंज कर रहे हैं, सेकेंडरी कॉइल जिसके अंदर ईएमएफ बन रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ये आपको म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं।
ये जो मैंने बोला यही बात यहां लिखी है, द प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द वन कॉइल ड्यू टू द चेंज इन द करंट इन दी वेरिंग करंट इन दी फर्स्ट कॉइल या प्राइमरी कॉइल। ये कहानी म्यूचुअल इंडक्शन की है। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस भी यानी इसका जो कोफिशिएंट होता है M, उसको भी हम लोग दो तरीके से डिफाइन करते हैं, जैसे सेल्फ इंडक्टेंस में किया था। फाई या जो फाई लिखा हुआ है ये सेकेंडरी फाई है, यानी सेकेंडरी सर्किट में जो फ्लक्स पैदा हो रहा है और करंट इन दी प्राइमरी सर्किट है। इसको समझे रहिएगा, नहीं कंफ्यूजन होता है। तो फ्लक्स हो रहा बदल रहा है सेकेंडरी सर्किट में और प्राइमरी सर्किट में करंट को बदल रहे हो, तो जितना करंट को बदलोगे, करंट पैदा करोगे, उतना फ्लक्स लिंक्ड होगा बाजू वाले से। तो ये बात आप कह सकते हो phi s इक्वल टू MIP और M बराबर phi s अपॉन IP। ये बात हमारी एक तरीका है M को डिफाइन करने का। दूसरी बात क्या है, वही अगेन कि अगर ES निकालने जाएं तो माइनस D फाई अपॉन dt करेंगे, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये इंड्यूस्ड सेकेंडरी सर्किट में कितना फ्लक्स चेंज आ रहा है, तो M di बाई अपॉन dt हो जाता है। अब यहां पर M की वैल्यू निकालोगे तो ES अपॉन di बाई dt मैग्नीट्यूड फॉर्म में इतना आएगा। यहां पर जो M लिखा हुआ है उसका मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्टेंस, क्योंकि यहां दो कॉइल का जिक्र है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस यानी M को लिखा जाता है यहां पर। और यहां पर इसकी जो यूनिट होती है वो हेनरी होती है, जैसे कि L की यूनिट थी, L की यूनिट भी हेनरी और M की यूनिट भी हेनरी। चलिए अब इसका जो डेफिनेशन है दो तरह से डिफाइन करते हैं। पहली बात, phi इज इक्वल टू MI, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है। अगर हम प्राइमरी में करंट की वैल्यू 1 कर दें, प्राइमरी कॉइल में करंट की वैल्यू 1 कर दें, तो सेकेंडरी में जितना मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो न्यूमेरिकली इक्वल होता है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन के बराबर या म्यूचुअल इंडक्टेंस के बराबर। दूसरा डेफिनेशन आपका आता है E इज इक्वल टू दिस वन, तो सेकेंडरी में EMF और प्राइमरी में चेंज। इस फॉर्मूले को देखिए, अगर DIP अपॉन dt को हम 1 कर दें तो E की वैल्यू आपकी माइनस M के बराबर हो जाएगी। कहने का मतलब कि प्राइमरी कॉइल में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट अगर यूनिटी है तो सेकेंडरी कॉइल में जो EMF पैदा होगा वो न्यूमेरिकली कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस के बराबर होगा। ये इसकी डेफिनेशन हो जाती, पूछी जाती है, जरूर आप जवाब दीजिएगा। रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या है? रेसिप्रोसिटी थ्योरम ये बोलती है कि अगर इस डायग्राम के अनुसार सेकंड में EMF बन रहा है तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 2 का मतलब ये विथ रेस्पेक्ट टू 1, M21, क्योंकि सेकंड को सेकेंडरी माने हो, फर्स्ट को प्राइमरी। यही काम आप क्या कर सकते हो, इसको अदला बदली कर सकते हो। इसको अगली दशा में इसको फर्स्ट मान सकते हो, इसको सेकंड, इसमें गैल्वेनोमीटर लगा मारो, इसमें चेंज करो, इसमें असर देखो, तो इसकी जब असर देखोगे तो M12 लिखोगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2। अच्छी बात क्या होती है कि ये दोनों म्यूचुअल इंडक्टेंस आपस में बराबर होते हैं, M, इसी को बोलते हैं रेसिप्रोसिटी थ्योरम। तो चाहे आप इसको प्राइमरी मानो, इसको सेकेंडरी मानो, या इसको प्राइमरी मानो, इसको सेकेंडरी मानो, M दोनों के लिए एक ही होगा। जो M होता है वो दोनों यानी पेयर की प्रॉपर्टी है, जोड़े की प्रॉपर्टी है, सिंगल किसी कॉइल की प्रॉपर्टी नहीं है, दो कॉइल की मिला के प्रॉपर्टी है। यह बात आप पकड़ के रखिएगा। ये किसकी प्रॉपर्टी है? उस पेयर की, उस जोड़े की, उसकी म्यूचुअल प्रॉपर्टी है। दोनों मिलकर जो खूबसूरती पैदा कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी है। ठीक, तो जैसे मैंने लिखा M12 का मतलब होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। 1 लिखने का मतलब EMF 1 में बन रहा है इंड्यूस्ड, और 2 लिखने का मतलब EMF 2 में बन रहा है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, और दोनों बराबर होते हैं। ये मैंने आपको बताया जिससे आपको बात पकड़ने में आसानी हो। अब अगली बात देखिए, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 लॉन्ग सोलेनॉइड्स। अभी 2 लॉन्ग सोलेनॉइड हैं, एक छोटा सोलेनॉइड, छोटा का मतलब लेंथ तो दोनों की सेम है, ये लेंथ अलग अलग हो सकती है क्या? हमारे सिलेबस के अनुसार नहीं हो सकती है। नीट की पढ़ाई करो या जिसकी जेई की पढ़ाई करो वहां तक नहीं होगी, आगे हायर क्लासेस में होगी। तो यहां पर लेंथ तो सेम होगी क्योंकि चीजें सिंपल रहें। हाँ, इन दोनों कॉइल्स की रेडियस अलग अलग है। छोटी का मतलब एक की रेडियस, ये जो कौन सा कलर बोलेंगे, रेड समझ लो या पीच बोलते हैं, भगवान जाने क्या है, R1 की जो वैल्यू है वो कम होगी R2 से। रेड कलर बोल रहा हूं मैं, किसी को इस कलर का नाम पता हो, रानी कलर शायद बोलेंगे, पता नहीं। तो R1 इज लेस देन R2,
ये देखिए R1 छोटा है, तो अंदर वाली कॉइल नंबर 1 लिख दो, ये 1 लिखी है, दिस इज 1, और ये सफेद वाली 2, तो 1 इज स्मॉलर देन 2 इन टर्म्स ऑफ रेडियस। तो इसका जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है, जो कि इस जोड़े की जो प्रॉपर्टी होगी, उसकी वैल्यू होती है m इज इक्वल टू म्यू नॉट n1 n2 a अपॉन l। a क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया, किसका? छोटे वाले का। तो यहां पर देखिए लिखा भी है, अभी मैं आपको फोकस करवाऊंगा, लेंथ सेम थी, तो म्यू नॉट n1 n2 a इंटू l। ये जो a होता है वो ध्यान रखिएगा, एरिया इज टेकन ऑफ स्मॉलर कॉइल, जो अंदर वाली रानी कलर की कॉइल है उसका एरिया, या कॉमन एरिया भी कई लोग लिखते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, इस फॉर्मूले में जो एरिया लिखा गया है वो छोटी कॉइल का है या कॉमन एरिया है, उससे गफलत ना हो जाए कि सर कौन सा एरिया लेना है। तो ये m की वैल्यू है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड, जहां पे 2 सोलेनॉइड है। म्यूचुअल की जब भी बात होगी, कम से कम 2 कॉइल होने अति आवश्यक हैं। ये बात आपके सामने आई। अब एक सवाल है, इस पे करने की हम लोग कोशिश करते हैं। लिखा है एक 12 वोल्ट बैटरी कनेक्टेड टू, एक डायग्राम ले लेते हैं। ये देखिए एक 12 वोल्ट बैटरी है, इससे कॉइल हमने जोड़ रखी जिसका रेजिस्टेंस 6 ओम है और इसका सेल्फ इंडक्टेंस 10 हेनरी है। इस सर्किट को ओपन कर रहे हैं, ओपन करने में जो समय लगा है वो 1 मिली सेकेंड लगा है। इसको ओपन किए, सर्किट ब्रेक हुआ, करंट स्टॉप होने में 1 मिली सेकेंड लगा। अब एवरेज ईएमएफ हमको निकालना है, कितना इंड्यूस हुआ है थ्रू दी कॉइल। तो बड़े आराम से निकाल सकते हो। स्टेडी करंट अभी पहले क्या थी, जब करंट इसमें फ्लो कर रही थी, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R होता है। V यहां पर हो गया बैटरी का वैल्यू 12 वोल्ट और R है 6 ओम। तो स्टेडी करंट 2 एम्पीयर। स्टेडी करंट का मतलब होता है जो करंट लगातार फ्लो हो रही है, बदल नहीं रही है। अब यहां पर फाइनल करंट कितनी हुई, जब सर्किट को ओपन कर दियो तो फाइनल करंट हो गई 0। तो यहां से di बाई dt कितना आया, चेंज इन करंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो फाइनल माइनस इनिशियल 0 माइनस 2 और समय है 1 मिली सेकेंड। 1 मिली सेकेंड का मतलब 10 की पावर -3 सेकेंड नीचे रखोगे, तो ये वैल्यू आ गई -2 इंटू 10 की पावर +3 एम्पियर पर सेकेंड। ये di बाई dt आ गया। अब EMF देखिए क्या होता है, इंड्यूस्ड EMF E इज इक्वल टू -L di बाई dt। तो यहां पर -L की जगह 10 हेनरी ये दे रखा था, और साथ में di बाई dt यहां से निकाले हो -2 इंटू 10 की पावर 3। अब ये माइनस माइनस कट जाएगा, 20 इंटू 10 की पावर 3 यानी 20,000 वोल्ट आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हुआ। देखिए कितना तगड़ा इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हुआ, बैक ईएमएफ जिसे आप बोलते हो। ये सवाल हो जाता है, आप चाहें पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। बाकी मैंने आपको बताया है कि इसका पीडीएफ आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के शुरू में 1 मिनट आप ध्यान से देख लेंगे, इसका फ्री पीडीएफ आप ले लेंगे, अपनी पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बढ़िया, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अब ये देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस के ऊपर सवाल आ जाता है। इसमें लिखा है एंड ईएमएफ 0.5 वोल्ट इज डेवलप्ड इन द सेकेंडरी कॉइल। ये सेकेंडरी मान लीजिए, कितना इंड्यूस ईएमएफ पैदा हुआ है, 0.5 वोल्ट। व्हेन करंट इन द प्राइमरी कॉइल चेंजेस फ्रॉम 5 एम्पियर टू 2 एम्पियर, और समय कितना लेती है इस चेंज में, 300 मिली सेकेंड। तो I1 थी 5 एम्पियर, I2 हो गई 2 एम्पियर और समय लगा 300 मिली सेकेंड यानी 300 इंटू 10 की पावर -3 सेकेंड। पूछ रहा है म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालिए इस कॉइल की, M निकालना है। तो हमें पता है कि E इज इक्वल टू -M di बाई dt होता है, फॉर्मूला हम जानते हैं। अब यहां पर वैल्यू रख दो, E की वैल्यू हो गई 0.5 -M निकालना है। ये di का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, 2 - 5 और ये डेल्टा t यानी 300 मिली सेकेंड। अब बस यहां से m कैलकुलेट कर लो। देखिए m आ गया, इससे ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.5 इंटू 300 इंटू 10 की पावर -3, यहां वैल्यू आ गई 3, -3 था, माइनस माइनस प्लस हो चुका था, तो ये 3 वैल्यू नीचे आ गई। 3 से काटो 100 आ जाएगा ऊपर, 100 इंटू 0.5 तो 0.05 हेनरी। ये कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस आ गया। देखिए कितने आराम से आप कर पाए, कोई भी टेंशन आपको नहीं हुई। तो प्रेम पूर्वक इसको भी आप पॉज करके नोट कर सकते हैं और इन सवालों को सीख सकते हैं कि कैसे करना है। और ध्यान रखिए, मैंने बार बार बोल रहा हूं, इसको ठंडे दिमाग से अगर पढ़ लेंगे तो मजा ही आ जाएगा। अब अगली बात करते हैं एसी जनरेटर की। आप जैसा समझते हैं कि एक एसी जनरेटर में एसी अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिव ईएमएफ पैदा होता है। आपको ये देखिए रेक्टेंगुलर कॉइल लगी होती है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है और इस कॉइल को आप घुमाते हैं,
घुमाना आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से घुमा रहे हैं। कहीं कहीं जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनते हैं, हाइड्रो मतलब पानी, तो झरने का पानी इस पे गिरता है, टरबाइन पर ही घूमती है। और कई बार हम लोग जैसे शादी ब्याह में जनरेटर लगे होते हैं, तो आप देखते हैं आगे नागिन डांस चल रहा है बारात में और पीछे ठलिया पर वो जनरेटर भड़ चल रहा है, उससे बिजली बन रही है, बनती नहीं है, बेसिकली चेंज होती है। तो जो वो बन रही होती है बिजली, ये जो इंजन लगाए रहते हैं वो डीजल इंजन नॉर्मली होता है, तो डीजल से उसको इंजन इसको रोटेट करता है, रोटेट करा दिया, उसके बाद आपकी वो एनर्जी मैकेनिकल जो जनरेटर होता है, ये मिसनोमर है, जनरेटर बिजली पैदा नहीं करता, एक एनर्जी के फॉर्म को दूसरे एनर्जी के फॉर्म में चेंज करता है, ऐसे बोला जाता है। इसलिए मैं बोलने से रुक रहा हूं। जो आपने डीजल वाली एनर्जी यूज की या हाइड्रो वाली यूज की या कल को कोयल वाली यूज करेंगे, तो वो एनर्जी जो भी है, थर्मल एनर्जी है या कुछ और एनर्जी है, उसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। जनरेटर का ये काम होता है। तो ये एसी जनरेटर हो गया, आप समझते हैं। इसके अंदर जितना ईएमएफ बनता है, ये इंस्टेंटेनियस ईएमएफ है, NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी की वैल्यू रहती है। N होता है नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, B होता है मैग्नेटिक फील्ड, A होता है इस कॉइल का अपर्चर का एरिया, अपर्चर का एरिया मतलब ये एरिया जितना है, ठीक है साहब, और ओमेगा है इसके घूमने की एंगुलर स्पीड, कितनी तेज एंगुलर स्पीड में घूम रहा है, और साइन ओमेगा टी आप समझी गए हैं। इसको हम लिख देते हैं E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये ई नॉट किसके बराबर है? NBA ओमेगा के, NBA ओमेगा, जिसे हम मैक्सिमम ईएमएफ भी बोलते हैं। तो इसे आप ई मैक्स भी समझ सकते हैं, है ना। ई नॉट या ई मैक्स क्या है? NBA ओमेगा, पकड़ नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया और एंगुलर स्पीड। तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ या मैक्सिमम ईएमएफ आ जाएगा। और ओमेगा की वैल्यू रखिए तो 2 पाई एफ, जहां एंगुलर स्पीड ओमेगा है और ये फ्रीक्वेंसी है। यही चीज इसके अंदर, इतने से ही आपका काम बन जाता है। अल्टरनेटिंग ईएमएफ, इसका बिहेवियर कैसा होता है? साइनसॉइडल इन नेचर। साइनसॉइडल का मतलब जैसे साइन कर्व होता है, या आप जानते ही अल्टरनेटिंग जो करंट होती हैं उनका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड लगातार बदलता रहता है। तो इस तरीके से ये बात आपके सामने आ जाती है। पूरे चैप्टर की बात कंप्लीट हो गई बेटा। अब जिन बच्चों को किसी भी तरह का कंफ्यूजन आ रहा हो किसी चैप्टर में, आप मेरे साथ ड्रोना 2.0 में जुड़ सकते हैं। आपके स्कूल में आपको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, या ऐसा पढ़ा रहे हैं फिजिक्स बोर्ड खतरनाक लग रही है, क्या इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए आपको नहीं मालूम, न्यूमेरिकल नहीं निकल रहे, डेरिवेशन समझ में नहीं आ रहे, कोई भी दिक्कत है, तो आप ड्रोना 2.0 में अगर ज्वाइन करते हैं, मैं खुद वहां पढ़ाता हूं, तो इजी भाषा में फिजिक्स में आपको मैं पढ़ा दूंगा। आपको डेरिवेशन भी समझ में आएगा, सारे कॉन्सेप्ट भी समझ में आएंगे, और न्यूमेरिकल भी आपके बनने लगेंगे पक्का, इतने स्टोरी टेलिंग के फॉर्म में। साथ ही एनसीईआरटी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशंस आपको मिलते हैं, मेरी भाषा में रिकॉर्ड है। मेरी भाषा मतलब सरल भाषा, और इसके एक्सप्लेनेशन 0 to हीरो है। ये और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की तरह नहीं है, सुपरलेटिव डिग्री का एक एक सवाल चुन के ध्यान दे के बनाया गया है। यही नहीं, एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स के भी सारे सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे, एक एक एग्जाम्पल को गहराई से मैंने समझाया है। तो सारे एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स के वीडियो सॉल्यूशन, सारे एनसीईआरटी एक्सरसाइज के वीडियो सॉल्यूशंस आपको मिलने वाले हैं। साथ में आपको हर चैप्टर पर असाइनमेंट या वर्कशीट मिलेगी, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं फुली सॉल्व्ड, जिसको कर कर और मेरे साथ पढ़कर आप 97-98% या किस्मत सही हुई, ईश्वर ने कृपा रखी तो 100 में 100 फिजिक्स में ला सकते हैं आप। तो अगर आप द्रोणा ज्वाइन करना चाहते हैं तो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, स्टोर सेक्शन में जाइए, वहां द्रोणा बैच आपको मिलेगा, वो लेकर मेरे साथ पढ़ाई चालू कर दीजिए। और इस चैनल पर यानी अरविंद एकेडमी चैनल पर आपको फिजिक्स का टॉप क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, सुपरलेटिव इजी लैंग्वेज के अंदर। तो अगर ये मेहनत अरविंद सर की आपको पसंद आई, आपके लिए यूजफुल रही, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टॉप क्वालिटी कंटेंट फिजिक्स डिटेल्ड में और सुपर इजी लैंग्वेज के साथ। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।